हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जनरेशन बीटा के बारे में। ये बहुत ही खास टर्म है जो कि आजकल खासा चर्चा में है। आखिर इस टर्म का इस्तेमाल अभी हाल के समय में क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही हम लोग इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं इसके बारे में हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जनरेशन बीटा की अवधि क्या है और इस अवधि की विशेषता क्या है। देखिए, इस अवधि की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से 2039 तक की अवधि में जिन भी बच्चों का जन्म होगा इन सभी को इस जनरेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है जी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2025 यानी जनवरी से जो भी इन बच्चों का जन्म हो रहा है, 1 जनवरी से जो भी इन बच्चों का जन्म हो रहा है, 2039 तक दुनिया भर में जो भी बच्चों का जन्म होगा उनको इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब इस श्रेणी का मतलब क्या है, इस श्रेणी का में रखने का आधार क्या है और क्यों रखा जाना चाहिए, जनरेशन बीटा का क्या तात्पर्य है, ये हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे। दरअसल जब हम लोग बातचीत करते हैं जनरेशन के संदर्भ में तो आप ये मानकर चलिए कि हर एक पीढ़ी की कुछ अपनी खास विशेषताएं होती हैं। उन पीढ़ी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक खास नाम दिया जाता है और इसी आधार पर जनरेशन बीटा को भी एक खास विशेषता के कारण इसे एक खास नाम दिया गया है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि सर इसे जनरेशन बीटा क्यों कहा जा रहा है, जनरेशन अल्फा क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरेशन अल्फा एक खास पीढ़ी को ऑलरेडी नाम दिया जा चुका है। इन सभी के बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे बातचीत करेंगे। कई सारी ऐसी पीढ़ियां हैं जिनके बारे में उनकी विशेषताओं के कारण हम लोग समझेंगे कि आखिर उनका नाम किस तरीके से एक खास वर्ग को, एक खास क्लासिफिकेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा जनरेशन बीटा की विशेषता को फौरी तौर पर देखें तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे संबंधित जो भी उन्नत तकनीकों का योगदान है इन बच्चों के लालन पालन में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा और इसी लिहाज से इस पीढ़ी को एक खास तकनीक सेवी या फिर टेक्नोलॉजी सेवी भी माना जा रहा है। यदि हम लोग सामान्य तौर पर देखें दोस्तों तो आज के समय में, आज आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में जो बच्चों का जन्म हो रहा है उन बच्चों को यदि आप देखते हैं तो आपको यह महसूस होता होगा कि वो स्मार्टफोन के प्रति या फिर एलेक्सा के प्रति या फिर अन्य जो भी हाल के समय में तकनीकों का विकास हो रहा है उसके प्रति बहुत ही सहज होते हैं। लेकिन आप अपने माता पिता को या फिर उनके माता पिता को देखें तो उनको इन टेक्नोलॉजी को समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। हाँ या ना? बिल्कुल लगता है। यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि अब जिन बच्चों का जन्म हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत अधिक अपने आप को आसानी से ढाल सकते हैं और इस लिहाज से इनके संदर्भ में एक खास जो विशेषता है वो टेक्नोलॉजी सेवी के तौर पर देखी जा रही है ना। जो जितना ही ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेगा वो उसी हिसाब से अपने आप को और नर्चर करेगा, उसी हिसाब से उसका जो जीवन है और आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 16% इसी जनरेशन बीटा से संबंधित होंगे। यदि हम आज से लेकर के यानी 2025 के शुरुआत से लेकर के 2039 तक की बात करें तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो नया जनरेशन है ये नई चुनौतियों से निपटने में भी खुद को सक्षम पा सकता है। देखो, यहां पर हम सभी को पता है कि 2020 में
कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और कोरोना महामारी के बाद हम लोगों ने बड़े लेवल पर महामारी के अगेंस्ट में जो टीका का विकास किया, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग देशों के द्वारा वैक्सीन्स का जो विकास हुआ और महामारी के मद्देनज़र क्या कुछ करने की आवश्यकता है, इन सभी को देश विदेश में बहुत अधिक तवज्जो दी गई। तो ऐसे में जो नई पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इन चुनौतियों को और अधिक सहजता के साथ और अधिक एक्टिव तौर पर बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? ये सारी जो विशेषताएं हैं वो इस जनरेशन बीटा के संदर्भ में देखी जा रही है। इसके अलावा 2039 तक दुनिया की तस्वीर में बड़े बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। जैसे कि जाहिर सी बात है, आज हम लोग जिस ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, है ना, इन सभी में विकास बड़े पैमाने पर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जिन महत्वपूर्ण चुनौतियों का हम लोग सामना कर रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां, वैश्विक तापन से संबंधित चुनौतियां, हाँ या ना, जल संरक्षण से संबंधित चुनौतियां, इन सभी के मद्देनजर उस समय तक 2039 तक और कुछ नयापन और कुछ नया और कुछ बेहतर करने की उम्मीद भी की जा रही है। तो उस समय तक इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इन सभी के प्रति और अधिक सहज हो सकेंगे और अधिक आसानी से इन सब को समझ पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में इसमें और अधिक एडवांसमेंट देखा जा सकता है। क्लियर है? इसी लिहाज से यहाँ पर ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ें तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न पीढ़ियों को अलग अलग समय में उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता रहा है ना। जैसे कि यदि हम इसको एक टाइम स्केल के माध्यम से देखें तो 1928 से 1945 के दौरान में जो पीढ़ी जन्म ली, इसे साइलेंट जनरेशन पीढ़ी कहा जाता है। साइलेंट जनरेशन क्यों भाई? दरअसल आप यदि इस कालखंड को देखें तो यह कालखंड आर्थिक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी से जूझता रहा है कि नहीं। तो ऐसे में इस पीढ़ी को इन्हीं कारणों से साइलेंट जनरेशन की संज्ञा दी गई है। देन आफ्टर यदि हम 1946 से लेकर के 1964 के समय की जो कालखंड की स्थिति रही है, यानी इस समय की बात करें तो इन्हें बेबी बूमर्स कहा गया है। बेबी बूमर्स। यदि हम भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो इस समय हमारा देश आजाद हो रहा था 1947 में। इस समय भारत में हरित क्रांति का दौर देखा जा रहा था। इस समय पंचवर्षीय योजनाओं का दौर देखा जा रहा था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो नेहरूवियन मॉडल है, इसको महत्व दिया जा रहा था अर्थव्यवस्था के स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर, इजंट इट। तो इन सभी के संदर्भ में यहां पर इसे बेबी बूमर्स की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि एक फंडामेंटल, एक बेसिक जो है हमारे देश के विकास का यहां पर तैयार हो रहा था। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो विदेश नीति हो, है ना, चाहे वो पारिवारिक दायित्व हो, इन सभी के स्तर पर इसी कंटेक्स्ट में इसे बेबी बूमर्स की संज्ञा दी गई है। वो नए भारत के विकास का सपना यहां से देखा जाना शुरू किया गया है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद जो अगली पीढ़ी आती है वह 1965 से 1980 की पीढ़ी कहलाती है और इसे जनरेशन एक्स की संज्ञा दी जाती है। जनरेशन एक्स, ठीक है ना। देखो, ये जो जनरेशन है, इस पीढ़ी को कहा गया है कि भैया ये अब धीरे धीरे अपने आप को आत्मनिर्भर
करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत की आज़ादी का एक लंबा कार्यकाल बीता और इस समय देश के स्तर पर भी और वैदेशिक स्तर पर भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए और इस लिहाज से यहाँ पर अपने स्तर पर अपने परिवार का भरण पोषण और देश के स्तर पर देश का बेहतर संचालन करने की कोशिश की गई, है ना। तो इन्हीं संदर्भ में यहाँ पर इसे एक आत्मनिर्भर पीढ़ी के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा जो अगली पीढ़ी आती है बच्चों, वो आती है 1981 से 96 की, जिसे मिलेनियल्स कहा गया। मिलेनियल्स, हम जैसे लोग इसी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं भाई। 2000 के बाद तो 21वीं सदी की शुरुआत हो जाती है ना। इस लिहाज से इसको मिलेनियल्स के कैटेगरी में रखा गया है। और मिलेनियल्स की बात यदि हम करें तो यहाँ पर यदि हम भारत की विशेष संदर्भ में कहें तो इस समय और भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। इस समय धीरे धीरे जो टीवी रेडियो का विकास, इनका प्रसार घर घर तक होना शुरू हो चुका था। बात हो रही है 1981 से 1996 के समय की। इस समय दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता धीरे धीरे होने लगी है। टेलीविजन भारत के घर घर में पहुंचने लगा है। लोग दूरदर्शन पर धारावाहिक और गाने, चित्रहार देखना शुरू कर चुके हैं। और इसी दौरान भारत में आर्थिक उदारीकरण का भी दौर देखा जाता है। 1991-92 में, हाँ या ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर इस समय देखने को मिलता है। बात समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो यह पीढ़ी है इसे इस रूप में जाना जाता है। इसके बाद जब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि 1997 से लेकर के साल 2009 तक की जो पीढ़ी है बच्चों, इसे जनरेशन जेड के तौर पर जाना जाता है। जनरेशन जेड। अब आप खुद ही बताइए कि इस समय जो ट्रिंग ट्रिंग वाला टेलीफोन का इस्तेमाल होता था, इसमें और अधिक बढ़ोतरी हुई होगी। सेल फोन आया, सेलुलर फोन जिसे कहा जाता है ना। कोडलेस फोन आया, हाँ कि ना। तो 2009 तक की जो स्थितियां हैं इसमें और बड़े लेवल पर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस समय तक स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का जो दौर है वो और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे चीजें आगे, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलना शुरू हो जाता है। गूगल का इस्तेमाल लोग धीरे धीरे शुरू कर चुके होते हैं, इजंट इट। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं दोस्तों यहाँ 1997 से 2009 के बीच की यहाँ बयां करती हैं और इसे जनरेशन जेड की संज्ञा दी जाती है। और उसके बाद की जो अगली पीढ़ी आती है वो है 2010 से 2024 की, जिसे जनरेशन अल्फा की संज्ञा दी जाती है। जनरेशन अल्फा। और 2010 से 24 की यदि हम बात करें तो इस समय तो टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुका है। इस समय चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चैट जीपीटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, दूरसंचार प्रौद्योगिकी हो, कुछ भी हो, इन सभी में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। और आज जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, यानी कि इस दौरान में जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है, वो सभी अब इन टेक्नोलॉजीज को और अधिक आसानी से एडॉप्ट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और आगे आने वाले 2-4 साल 5 साल में इसमें और बड़े लेवल पर अंतर और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। गेटिंग इट। तो ये सारे जो पीढ़ीगत अंतराल हैं ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इनका नामकरण उस समय की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर, स्थितियों के आधार पर किया गया है। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे हम लोग बात करते हैं जनरेशन बीटा से संबंधित जो वरदान है और जो चुनौतियां हैं वो क्या कुछ कहती हैं, इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे कि यदि हम वरदान की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो आने वाली पीढ़ी है ये तकनीक के प्रति बहुत अधिक सहज हो जाएगी। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ यदि इसकी चुनौतियों की बात करें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर के थोड़ा सा सावधान हो जाने की आवश्यकता होगी, ताकि ये इस तरीके से कुपमंडुक ना हो जाए तकनीक के प्रति कि इमोशनल इंटेलिजेंस को ये दरकिनार करने लगे। क्योंकि जो भावनाएं हैं
वो निश्चित तौर पर व्यक्ति के आपसी संबंध को मजबूत बनाती हैं। और जब तक आपके आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप केवल तकनीक के बदौलत आगे विकास नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक संबंधों को निश्चित तौर पर महत्व देने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि आपका जीवन केवल और केवल तकनीक पर ही निर्भर हो जाए और अपने माता पिता, अपने हित नातों, अपने मैत्रीपूर्ण संबंध आदि को आप बिल्कुल ही छोड़ दें, उससे आप एकदम ही अलगाव की स्थिति में आ जाएं। तो ऐसे में आप अंततः अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में आ सकते हैं, है ना। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने लायक हैं। इसके अलावा आपको अपनी रचनात्मकता के स्तर पर भी फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आप सही तरीके से आगे काम कर सके। इन सभी वस्तु स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। इस संदर्भ में जो विशेषज्ञों ने भावी माता पिता को सुझाव दिए हैं उसमें ये उन्होंने कहा है कि भाई बच्चों को खुद पर भरोसा करना सिखाना ज़रूरी है। आप बच्चों को इस तरीके से ट्रीट न करें, उनके साथ आप इस तरीके से व्यवहार न करें कि वो अपने बारे में थोड़ा सा भी विचार करना छोड़ दें और केवल आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए या फिर केवल और केवल तकनीक के आधार पर ही वो आगे काम कर सके, बल्कि उनको खुद से भी अपनी स्थितियों को समझने, जानने और उसके अनुसार काम करने की ज़रूरत होगी। आंतरिक खुशी को बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। केवल बाहरी आडंबर या फिर बाहरी जो एक दुनियावी स्थितियां हैं केवल उन्हीं को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अंदर से कितने अधिक खुश हैं, कितने अधिक आप बेहतर तरीके से अपने परिवार के साथ संपर्क साध सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें दोस्तों तो तकनीक के स्तर पर जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं और साथ ही आप ऑफलाइन स्तर पर कितना पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध या अपने कुटुंब परिवार के साथ संबंध स्थापित करते हैं, यह भी ध्यान रखिए। केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमने केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही या फिर मेल के माध्यम से ही अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क साधा और फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, हमने कभी मुलाकात ही नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, आपको टेक्निकल तौर पर साउंड तो होना ही है, बेहतर तरीके से तो आगे उसमें उन्नति करनी ही है, लेकिन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी को, एबिलिटी को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इन सभी पक्षों को यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अंतर्वैयक्तिक कौशल का विकास भी बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप हर स्तर पर विकास नहीं कर सकते हैं। और यही मैंने पहले चुनौतियों के संदर्भ में भी बताया और यही मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि निश्चित तौर पर यह जो टॉपिक है ये भारतीय समाज से भी जुड़ा हुआ है और इसके आधार पर आप इस बात को समझिए कि यदि एक जनरेशन गैप होता है, पीढ़ीगत अंतराल यदि होता है, तो वो अंतराल कई स्तरों पर दिखने लगता है। एक अंतराल तकनीक के स्तर पर, आपके मन में ये भावना आ सकती है कि अरे मुझे तो सब कुछ चलाना आता है, मुझे तो स्मार्टफोन को ऑपरेट करना आता है, मुझे स्मार्ट टीवी चलाना आता है, मेरे पापा को, मेरे दादाजी को तो ये सब कुछ नहीं आता है, तो वो क्या एकदम मूर्ख हैं? हाँ, ऐसा यदि आप सोचते हैं तो फिर यहाँ पर जो ये पीढ़ीगत अंतराल है ये फिर आपसी संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में दरार पैदा करने लगता है। इसलिए आपको उनके महत्व को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनके महत्व को समझना होगा कि वो अपने समय में जो भी समझे, जो भी जाने, जो भी सीखे, उसी के आधार पर आप आज अस्तित्व में हैं, इज़न्ट इट? और ये हर एक पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। आज आप जिस पीढ़ी में, आगे आने वाली पीढ़ी उससे और अधिक उन्नत होगी, उसमें और अधिक विकास होगा और यही तो मनुष्य के जीवन के उद विकास को इंडिकेट करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जनरेशन बीटा को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस थे वो मैंने आज की चर्चा के माध्यम से आपको बताए हैं, समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आप जनरेशन बीटा और इससे संबंधित जो भी तमाम पहलू हैं इसको आसानी से समझ सकते हैं।
आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें तो राइट नाउ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 7 जनवरी से इस बैच की शुरुआत की जा रही है। 2026 के लिए और 2027 के लिए 2 अलग अलग बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। यदि आपका लक्ष्य है 2026 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना तो आप 28,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 2027 के लिए यदि आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो आप मात्र 34,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके माध्यम से इस बैच में आप आसानी से एडमिशन लेकर के अपनी जीएस की संपूर्ण तैयारी बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।